आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। छोटा सा चैप्टर बच्चे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन मतलब मैटर की भी ड्यूल नेचर है और रेडिएशन की भी ड्यूल नेचर है। और पहला क्वेश्चन बच्चों यही बनता है कि जस्टिफाई करो कि दोनों की ड्यूल नेचर है। तो अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो आप सिर्फ इतना लिखें। पहले बात कर लेते हैं रेडिएशन की कि रेडिएशन की ड्यूल नेचर क्यों है। भाई रेडिएशन सन से आ रही है और जब सन से आ रही है तो साहब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सब की सब वेव नेचर बताती है। ये सब की सब वेव नेचर बताती हैं और ये कहती हैं कि रेडिएशन की वेव नेचर है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो बताता है कि नहीं, रेडिएशन की तो पार्टिकल नेचर है। इसका मतलब क्या हो गया कि रेडिएशन की ड्यूल नेचर हो गई, वेव नेचर भी हो गई और पार्टिकल नेचर भी हो गई। तो ड्यूल नेचर हो गई रेडिएशन की। यहां से पता लग गया क्या बताया मैंने, द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सब के सब बता रही हैं कि रेडिएशन की वेव नेचर है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहा है कि रेडिएशन की पार्टिकल नेचर है, इसलिए रेडिएशन की ड्यूल नेचर हो गई। अब बात करते हैं मैटर की। अब देखो बच्चों, मैटर पार्टिकल तो है ही क्योंकि वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। अब डी ब्रोगली साहब, डी ब्रोगली और डेविसर एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि पार्टिकल की वेवलेंथ होती है। इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने किया और वेवलेंथ तो बच्चों वेव में होती है। जब वेवलेंथ वेव में होती है और यहां पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आ रही है, इसका मतलब क्या है कि मैटर पार्टिकल तो है ही, मैटर वेव भी है। तो मैटर की क्या नेचर हो गई, ड्यूल नेचर हो गई। तो इसका मतलब मैटर ले लो या रेडिएशन ले लो, सबकी ड्यूल नेचर है। ये था इसका एक्सप्लेनेशन कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब इसमें पढ़ेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जरा समझना। ये टॉपिक एग्जाम में कंफर्म्ड आएगा, बिल्कुल पक्का, श्योर। तो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जरा समझेंगे ध्यान से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें क्या है बच्चों कि ये सीजियम की मेटल शीट, और पहला क्वेश्चन सीजियम ही क्यों, इसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। तो दूसरा क्वेश्चन नेगेटिव टर्मिनल ही क्यों, इधर पॉजिटिव क्यों नहीं। ये एक दूसरी मेटल की शीट और यहां एक चैम्बर ले लिया आपने। यहां आप चाहें तो एक रेयोस्टेट लगा दें, यहां आप चाहें तो एक एमीटर लगा दें, मिली एमीटर लगा दें क्योंकि करंट बहुत छोटा है, मिली एमीटर लगा दिया और पैरेलल में एक वोल्ट मीटर भी लगा दीजिए। और क्या करके देखा बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर्ट्ज, लेनार्ड
और आइंस्टाइन साहब ने, सबने मिलकर दिया है। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी। तो देखिए इस टाइम इसमें अगर तुम एक की क्लोज करते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो कि फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब फोटोन गिराए गए, फोटोन, ये फोटोन है, फोटोन जब इस पे आके गिरा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं कुछ हुआ? इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है न्यू नॉट से। न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी कि वो फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है वो तो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जरा देखना, एक फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन निकल के चल दिया क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन न्यू नॉट है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से यहां चला गया। और बच्चों जो करंट बना उस करंट को कहा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्यों कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट? क्योंकि फोटोन की वजह से बना। फोटोन रेस्पॉन्सिबल है, फोटोन जिम्मेदार है इस करंट के लिए, इसलिए इसको कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जरा डेफिनेशन समझना, डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देख लो इजेक्शन हो रही है। द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल शीट like cesium when suitable amount of frequency fall on metal surface। suitable amount of frequency, और बच्चों क्या है वो suitable amount of frequency? उसको कहते हैं threshold frequency। threshold frequency तो क्या डेफिनेशन है, दोबारा सुनना। the phenomenon of ejection of electron from a metal sheet like cesium when suitable amount of frequency fall on metal surface, and that suitable frequency is called threshold frequency। और बच्चों threshold frequency से कम फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो ये तो थी डेफिनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ये बन गया आपके लिए इसका फिगर। अब दो बातें, ये सीजियम क्यों और ये नेगेटिव क्यों? सुनो, ये सीजियम बच्चों इसलिए क्योंकि सीजियम मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराना सबसे आसान है। देखो ना, वो सीजियम फर्स्ट ऑर्बिट में वो जब पीरियोडिक टेबल देखते हो तो पीरियोडिक टेबल में सीजियम लास्ट में उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट ऑर्बिट में, उसको इजेक्ट कराना बहुत आसान है वहां से थोड़ी एनर्जी देके, इसलिए सीजियम हमने प्रेफर करा। पहली बात। दूसरी बात, नेगेटिव टर्मिनल है इसलिए लगाया कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकले तो आगे चले। अगर मैं यहां पॉजिटिव लगा दूं, इसको यहां कर दूं, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा वो वापस आ जाएगा अट्रैक्शन की वजह से। इसलिए यहां पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी यूज किया गया। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चले यहां पे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप समझे, सीजियम प्लेट का रीजन समझे क्योंकि सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है, नेगेटिव टर्मिनल का कॉज समझे। अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो देखो बच्चों, E इज इक्वल्स टू W नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, E टोटल एनर्जी, W नॉट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब टोटल एनर्जी दो चीजों में कन्वर्ट हो गई। वर्क फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो चलाने के लिए। तो क्या होता है वर्क फंक्शन, जरा समझना ढंग से। वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन बच्चों डेफिनेशन समझना, जिस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी
आपने सुना है केमिस्ट्री में, सेम वैसे ही वर्क फंक्शन होता है। डेफिनेशन पे ध्यान दें, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल शीट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्या बोला मैंने? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल शीट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो मेटल शीट आ गया वर्ड। अब बात करते हैं आगे की इसकी, तो इसको लिखेंगे H न्यू, इसको लिख देंगे H न्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो न्यू नॉट क्या हो गया बच्चों? न्यू नॉट हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड से पहले इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, तो ये बन गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये H न्यू माइनस H न्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, H कॉमन, तो न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों एक रिलेशन तो ये बन गया, H न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हम इसे एक चीज और लिख सकते हैं, देखो जरा, H तो है, न्यू की जगह लिख लो C अपॉन लैम्डा, C अपॉन लैम्डा, न्यू मतलब C अपॉन लैम्डा, और न्यू नॉट को लिख लो C अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो H C कॉमन ले लिया, 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। एक एक्सप्रेशन ये बन गया बच्चों। देखना क्या करा मैंने, E इक्वल टू W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, E की जगह H न्यू, W नॉट की जगह H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो इसको इधर ले आया मैं, H न्यू माइनस H न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी, H कॉमन ले लिया, ये एक्सप्रेशन बन गया। और सिंपल न्यू की जगह C बाई लैम्डा, ये H है, तो ये एक्सप्रेशन बन गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। यहां पे आप काइनेटिक एनर्जी को, इसका प्रूफ आगे भी आ जाएगा बच्चों, यहां पे आप काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एज वी नो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिस्कस करेंगे हम आगे। तो आप ये भी तो पुट कर सकते हो यहां से कि C 1 बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये है इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज की बात करेंगे हम। स्टार्ट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो साहब, 4 लॉ हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, 4 लॉ डिटेल में और एग्जैक्ट तो नोट्स में लिखे हुए हैं आपके, नोट्स से ही पढ़ना है आपने, यहां समझो। तो 4 लॉ हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। पहला लॉ, तो पहला लॉ आपसे कहता है कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम है फोटोन की, तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम पे फोटोन इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकता। ये तो पहला लॉ है, पहली बात। दूसरा लॉ, दूसरी बात कि तुम जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, ध्यान दो, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, लेकिन बढ़ाओगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर, थ्रेशोल्ड तो होनी चाहिए, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी तुम बढ़ाओगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कीप इन माइंड, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे थ्रेशोल्ड से ऊपर, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। और बच्चों, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन तेज भाग के जाएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा उतना ही उसको रोकने के लिए हमें पोटेंशियल लगानी पड़ेगी, रोकने के लिए।
तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी और उतनी ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये दूसरा लॉ बन गया। क्या बन गया दूसरा लॉ? कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगी। ये दूसरा लॉ हो गया। तीसरा लॉ सुनिए। तीसरा लॉ कहता है बच्चों कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी फोटोन की, क्या होता है इंटेंसिटी? नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया, ये होता है इंटेंसिटी। तुम कहोगे फिर फ्रीक्वेंसी बता दो। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम हो जाए तो फ्रीक्वेंसी हो गया, और पर यूनिट एरिया हो जाए नंबर ऑफ फोटोन्स तो इंटेंसिटी हो गया। तो बच्चों अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटोन्स की, मतलब 5 फोटोन की जगह 10 फोटोन हो गए उसी एरिया में, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा बच्चों इंटेंसिटी बढ़ाने से। यह था तीसरा लॉ कि इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं और करंट बढ़ जाता है। यह था तीसरा लॉ। चौथा लॉ कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस, इट टेक्स 10 की पावर -9 सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स के अंदर, नैनो सेकेंड्स के अंदर बच्चों करंट बन जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये थे चारों लॉ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। जरा सुनना, इन चारों लॉ को मैं एक समरी में तुम्हें सिखा देता हूं, एक समरी बनाऊंगा, ये चारों लॉ तुम्हारी समझ में आएंगे और ये चीज तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल सॉल्व करा देगी बहुत सारी। कैसे? जरा सुनना। अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, नोट है बच्चों, ये बहुत काम का नोट है। अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगी। एसपी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गई, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट रहेगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो। तो नो इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों क्या सीखा आपने? फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गई। लेकिन अगर, और इसमें वेलोसिटी भी बढ़ सकती है बच्चों, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर गई। लेकिन अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट रहेगा। ध्यान दो, इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहां आ गया बच्चों। तो आप ध्यान दें, ये दोनों नोट आपके बहुत काम के हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 4 ग्राफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और यही इसका लास्ट टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। और ये टॉपिक कंफर्म्ड है बच्चों, बिल्कुल पक्का। जरा एक बार ये लास्ट में नोट सुन लो, क्योंकि इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल्स पक्की है, कंफर्म्ड। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगी, मतलब रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल लगानी पड़ेगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी इंक्रीज करेगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। बात आती है अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ाते हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया बढ़ाते हो, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों कांस्टेंट, ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 4 ग्राफ्स की। आपको बनाने के लिए आ सकते हैं, वैसे इनके ऊपर न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल पॉसिबल है। ग्राफ के ऊपर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल। देखिए पहला ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला ग्राफ है बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पहला ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। अब जैसा आपको पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, थ्रेशोल्ड के बाद ही तो निकलेगा। तो यहां से लेके यहां तक ये तो हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, निकला ही नहीं कोई इलेक्ट्रॉन। जब निकला ही नहीं तो चले क्यों? तो इसके बाद आगे चला तो लो जी ये ग्राफ ऐसे आएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज करेंगी, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, किसके बाद? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद। तो पहला ग्राफ तो ये था। दूसरा ग्राफ है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में। ये इंटेंसिटी लिखा हुआ है। तो तुम्हें पता है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं हम तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो बढ़ता है। अभी नोट बताया था ना, देखो नोट के बिहाफ पे ग्राफ हो गए। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। तो ये लो साहब, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये ग्राफ तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का। तो 2 ग्राफ तो ये हो गए। ये तो ठीक ठाक सिंपल से ग्राफ थे। आप चाहो तो इसको ऐसे करके नीचे भी बढ़ा सकते हो इस ग्राफ को, जब क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे आपको। तो ये 2 ग्राफ तो सिंपल से थे। अब जरा 2 ग्राफ और समझो। वो 2 ग्राफ हैं ये वाले, वो 2 ग्राफ हैं ये वाले बच्चों के आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल में ग्राफ बनाना है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो जैसा कि तुम जानते हो नोट से कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगी, लेकिन यहां इंटेंसिटी सेम रखनी है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएंगे जी, ये देखिए जी, और ये इंटेंसिटी सेम आ रही है बच्चों, ये देखिए जी, और ये इंटेंसिटी सेम आ रही है, देखो बच्चों, तो ये देखिए जी। तो ये सेम इंटेंसिटी है, सेम इंटेंसिटी। ये फ्रीक्वेंसीज अलग हैं, ν1 ν2 ν3। तो यहां ν3 ग्रेटर है ν2 से, ग्रेटर है ν1 से। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3। तो ये रहा बच्चों इसका ग्राफ। ये नेगेटिव एक्सिस में क्यों आ गया आप कहोगे? ये नेगेटिव एक्सिस में इसलिए आ गया बच्चों क्योंकि ये स्टॉप करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव पोटेंशियल भी कहते हैं। ये रोकने का काम कर रहा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्यों कहा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल चलते हुए इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम कर रहा है, इसलिए स्टॉप करने का काम कर रहा है, इसलिए उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा गया। ठीक है ना? अब चौथा ग्राफ,
चौथा और आखिरी ग्राफ। तो चौथा और आखिरी ग्राफ कहता है बच्चों कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल एट डिफरेंट इंटेंसिटीज। अब जैसा कि तुम जानते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं है। ओ भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है, किस पे डिपेंड नहीं है? वो इंटेंसिटी पे। तो देखिए जी, ये आपकी अलग अलग इंटेंसिटी ले रहे हैं हम। ये देखिए जी, अलग अलग इंटेंसिटी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है जी। तो ये तो रही स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये ले लो इंटेंसिटी 1, इंटेंसिटी 2, इंटेंसिटी 3। तो अलग अलग इंटेंसिटी होने पे, अलग अलग इंटेंसिटी होने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये कंफर्म्ड पेपर में होगा, बिल्कुल पक्का। ठीक है जी। अब डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन। आपको पता है कि डी ब्रोगली साहब ने ड्यूल नेचर में मैटर की ड्यूल नेचर को कंफर्म किया था। डेविसन एंड जर्मर ने कंफर्म किया था, डी ब्रोगली साहब ने बताया था। तो क्या है डी ब्रोगली इक्वेशन? डी ब्रोगली इक्वेशन तो डी ब्रोगली साहब लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी, ये डी ब्रोगली इक्वेशन है। कहां से आई? देखिए, एज वी नो E is equals to h nu, then E is equals to h nu की जगह c upon lambda, let it be 1। तो E is equals to h nu, तो nu की जगह c upon lambda हो गया, and E is equals to mc square, let it be 2। दोनों को कंपेयर कर दो, तो फ्रॉम 1 and 2 देखिए जी, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ। सी से सी कैंसिल हो गया, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई एम सी, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो ये तो वैक्यूम में हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट बाई एम मास है। देख लो, मास वेवलेंथ के साथ कनेक्ट हो गया। अगर बात आप मीडियम की करें, भाई ये तो वैक्यूम हो गया। अगर मीडियम की बात करें, इन मीडियम, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, सी की जगह वी लिख दिया मीडियम के केस में। तो ये वेवलेंथ आ गई मास के साथ रिलेशन में, और मास क्या, मास तो मैटर में होता है, और मैटर में वेवलेंथ आ गई, तो हो रहा है ना ड्यूल नेचर। भाई ड्यूल नेचर हो रहा है, मैटर पार्टिकल होता है, पार्टिकल में मास होता है, और पार्टिकल की वेवलेंथ निकल के आ रही है। तो इसके बाद ये डी ब्रोगली साहब ने करके दिखाया इलेक्ट्रॉन के लिए। यही फॉर्मूला यूज करके इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल दी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं जी, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, ये लो बच्चों, ये एक सिस्टम, इधर नेगेटिव ले लो, इधर पॉजिटिव ले लो, और इधर एक इलेक्ट्रॉन रख दो। तो नेगेटिव, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया बच्चों, V। दिस वन इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखना, ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो गया। ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी लेकिन ये तो अट्रैक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके भागेगा, ऐसे करके चलेगा। तो वर्क डन हो रहा है ना, वर्क डन हो रहा है। और आप जानते हो कि W अपॉन Q इज इक्वल्स टू पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये फॉर्मूला, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल। सो W इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, नेगेटिव पॉजिटिव। अब W इज इक्वल्स टू QV, तो फॉर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू E इंटू V, लेट इट बी 1। अब जब ये चल के जा रहा है, जब ये चल के जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी है क्योंकि, तो वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी E के लेट इट बी 2। काइनेटिक एनर्जी, दोनों को इक्वेट कर दो। जब दोनों को इक्वेट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 की मल्टीप्लाई कर दो, mv², दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो। और ये मास किसका है बच्चों, ये मास इलेक्ट्रॉन का है, ये मास इलेक्ट्रॉन का है। तो 2 टाइम्स eV, मास से मल्टीप्लाई कर दो, लो इधर भी, तो इधर भी हो गया स्क्वायर। यहां मास से मल्टीप्लाई कराना तो m² बन गया। किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन ही तो चल रहा है। तो ये बन गया 2 टाइम्स eVm का अंडर रूट इज इक्वल्स टू mv, इज इक्वल्स टू mv हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको तो वेवलेंथ निकालनी है ना, वेवलेंथ। तो क्या थी, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ थी। अब आप निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो देखिए वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू mv। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। mv की वैल्यू डाल दो, ये रही mv की वैल्यू, 2 टाइम्स E पोटेंशियल डिफरेंस मास, तो लैम्डा h अपॉन में 2 टाइम्स EVm, EVm का अंडर रूट हो गया। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए तो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन h अपॉन में 2 इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इन सब की वैल्यू पुट कर दें, ये तो फाइनल आंसर है, अगर हम इन सब की वैल्यू पुट कर दें यहां पे, तो वैल्यू पुट करने के बाद देखिए जी, H की वैल्यू 6.67 10 की पावर -34, E की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 की पावर -31 kg। तो ये आंसर आ जाएगा, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पोटेंशियल डिफरेंस एंगस्ट्रॉम। तो दिस वन इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बच्चों डी ब्रोगली साहब ने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाली। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, ये यहां खत्म हो जाता है, लेकिन इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए डेविसन एंड जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से कंफर्म कर दिया कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी है, कंफर्म कर दिया। तो देखते हैं जी कैसे कंफर्म करा उन्होंने। यस, तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये बच्चों किसी साल सिलेबस में आ जाता है, किसी साल सिलेबस से हट जाता है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि किस साल में आप पढ़ रहे हो। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, क्या किया इन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन गन ले ली,
इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये लो टेंशन बैटरी है, लो टेंशन बैटरी है ये। जब ये लो टेंशन बैटरी है मतलब 100 वोल्ट से कम कम, यहां एक निकिल क्रिस्टल ले लिया। निकिल क्रिस्टल, निकिल क्रिस्टल से क्या होता है बच्चों? क्यों लिया निकिल क्रिस्टल? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करता, घुसता नहीं है। रीजन, इसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ना के बराबर है। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये बहुत पैक्ड होते हैं इसके पार्टिकल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम यहां से निकल के ऐसे चली, यहां टकराई और टकराने के बाद वापस यहां आके एक डिटेक्टर से टकराई। दिस वन इज डिटेक्टर और यहां एक गैल्वेनोमीटर। नोट से पढ़ेंगे आप बच्चों इसको पूरा, नोट्स में डिटेल है इसकी। तो देखिए क्या होता है, ये इससे टकराई और इससे टकराई और 5 ऑब्जर्वेशन डी ब्रोगली साहब ने दी। 5 ऑब्जर्वेशन आपके नोट्स में है। तो 54 वोल्ट, 54 वोल्ट वो वोल्टेज थी जिस पे ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वैल्यू से इससे टकरा रहा है। 54 वोल्ट बस तो पुट कर दो डी ब्रोगली इक्वेशन में। तो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय अंडर रूट 54। 54 पोटेंशियल डिफरेंस है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। साहब 54 वैल्यू डाल दी, ये डाल दी, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आ गई 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों देखना साफ साफ, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, पार्टिकल की वेवलेंथ आ रही है। अरे तो बात तो बिल्कुल साफ है भाई, पार्टिकल की वेवलेंथ, तो पार्टिकल तो मैटर है और वेवलेंथ आ रही है तो ड्यूल नेचर हो गई। तो ड्यूल नेचर हो गई। तो इस तरीके से आपको पता लगा डेविसरेट जर्मर एक्सपेरिमेंट। एक चीज बता रहा हूं बच्चों मैं आपको अपनी तरफ से, मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। न्यूमेरिकल आता है इसमें और पक्का आता है, कंफर्म। कभी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ का रेशियो निकालो। कभी कह देंगे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ का रेशियो निकालोगे। कभी कह देंगे अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन, कभी कह देंगे इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, कभी कह देंगे अल्फा पार्टिकल और फोटोन, कभी कह देंगे न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, कभी कह देंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों ये। इन सबको सॉल्व करने के लिए तो कभी वो कह देंगे सेम पोटेंशियल, कभी वो कह देंगे सेम काइनेटिक एनर्जी, कभी वो कह देंगे सेम वेलोसिटी। तो इतने ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत बहुत ज्यादा। मैं आपको एक तरीका सिखा देता हूं, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वो तरीका इस तरीके से है। देखिए जी, आप क्या करें, बस इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है ये। आप क्या करें कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, इन सबकी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। देखिए जी, सेम पोटेंशियल डिफरेंस ले लो, मतलब वोल्टेज, सेम काइनेटिक एनर्जी ले लो, या सेम वेलोसिटी भी ले सकते हो, सेम वेलोसिटी, कितने सारे पार्टिकल्स के लिए। तो बच्चों जब जो सेम कह दे, जो कांस्टेंट कह दे, फॉर्मूला ये यूज कर लेना। वेलोसिटी के केस में लो, वेलोसिटी को ऐसा बना दो, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को v बना दो। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई mv, ये फॉर्मूला तो इसमें लेना है।
वो कह देता है सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला लगाना H अपॉन में 2 टाइम्स चार्ज वोल्ट m का अंडर रूट। चार्ज कोई भी, अगर वो कहता है प्रोटॉन तो ये चार्ज प्रोटॉन का हो गया, मास प्रोटॉन का हो गया। वो कहता है ड्यूट्रॉन तो चार्ज ड्यूट्रॉन का, मास ड्यूट्रॉन का। वो कहता है अल्फा पार्टिकल तो चार्ज अल्फा पार्टिकल का, मास अल्फा पार्टिकल का। अगर वो कहता है सेम काइनेटिक एनर्जी तो फॉर्मूला बनेगा H अपॉन में 2, यहां पे Q इंटू V की जगह लिख दो काइनेटिक एनर्जी, मास। ये 3 फॉर्मूले और ये इतने सारे पार्टिकल्स आपस में कोई भी लिंक बना के कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको इतनी बात और लिख दूं, चार्ज इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर -19 कूलम, पेपर में लिखा मिलेगा। प्रोटॉन चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का बच्चों, ड्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के बराबर ही होता है ड्यूट्रॉन पे चार्ज, लेकिन ड्यूट्रॉन का मास डबल होता है। तो चार्ज प्रोटॉन के अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2 टाइम्स प्रोटॉन का, मास इलेक्ट्रॉन पेपर में लिखा मिलेगा, प्रोटॉन पेपर में लिखा मिलेगा, न्यूट्रॉन पेपर में लिखा मिलेगा। ड्यूट्रॉन का मास 2 टाइम्स मास प्रोटॉन के और मास अल्फा पार्टिकल पे 4 टाइम्स मास प्रोटॉन के। तो ये बच्चों इसमें जो मैंने टिक लगाए हुए हैं वो आपको पेपर में लिखे मिलेंगे, बाकी आपको याद हो जाने चाहिए, याद रहने चाहिए। ये फॉर्मूला बच्चों आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देगा, आपके बहुत सारे। फॉर एग्जांपल तुमसे कहता है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ रेशियो। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? ये। तुमसे कहता है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर्मूला लगाओगे ये। तुमसे कहता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई भी पार्टिकल मूविंग विद सेम वेलोसिटी, फॉर्मूला लगाओगे ये। और इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। चैप्टर की डिटेल आप अपने नोट्स से पढ़ें।